लुधियाना में बीजेपी नेताओं और आंदोलन कर रहे किसानों का आमना सामना हो गया। हंगामा इतना बढ़ा कि घंटों तक पुलिस वाले हिंसा की किसी बड़ी घटना को टालने की कोशिश में लगे रहे। क्योंकि बीजेपी का कार्यक्रम जहां हो रहा था, किसान संगठनों के झंडे लिए कुछ लोग उसके ठीक सामने जमा हो गए। हंगामे की खबर मिलते ही पुलिस भी पूरी तैयारी के साथ पहुंच गई। किसानों को समझा बुझाकर रोकने की कोशिश होती रही, लेकिन इस बीच बीजेपी के भी कई नेता वहां जमा हो गए। बीजेपी नेताओं के चेहरे भी तमतमाए दिखने लगे। हाथों में डंडे लेकर वो प्रदर्शनकारी किसानों को खदेड़ने के लिए खुद ही चल पड़े। जब बीजेपी नेताओं का गुस्सा बढ़ने लगा तो पुलिस के जवानों को उन्हें भी काबू करने की कोशिशें करनी पड़ी। काफी देर तक धक्का मुक्की चलती रही। बीजेपी के नेता तो खुद ही कमांडो बनने को तैयार हो गए। तस्वीरें देखकर इतना तो कहा ही जा सकता है कि अगर पुलिस वाले रोकते नहीं तो खून खराबा होकर रहता। ऊपर से बीजेपी के नेता किसानों को उकसाने के लिए नारेबाजी भी करते रहे। बीजेपी ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन करने वाले किसान है ही नहीं। लुधियाना शहर में कोई किसान नहीं है। 15 तो 20 गुंडे किसानों के झंडे च लुधियाने दे विच आके भाजपा के इस कार्यक्रम को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे हंगामा बढ़ता गया, दोनों तरफ के लोगों की गिनती भी बढ़ती गई। प्रदर्शन करने वालों ने तो कह भी दिया कि वो बीजेपी के कार्यक्रम तो होने नहीं देंगे। ज्यों-ज्यों लोगों को पता लगता जा रहा है, साडे पिंडां दे नु किसानां नु वो सारे इकट्ठे होके इधर नु आ रहे हैं और बड़ा जबरदस्त इन्हां विरोध करना। काफी देर तक चली गर्मा गर्मी के बाद बीजेपी महिला मोर्चा का कार्यक्रम खत्म हो गया। किसान नहीं है, कुछ लोगों को फड़ के ले आए हुए हैं। असि किसानां दी बेटियां, मैं खुद किसान दी बेटियां। हरियाणा और पंजाब में किसान संगठनों ने चेतावनी दी हुई है कि जब तक केंद्र सरकार उनके आगे झुकती नहीं, तब तक बीजेपी नेताओं का कोई कार्यक्रम होने नहीं देंगे। मध्य प्रदेश के दतिया में बाढ़ और बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए हैं। दतिया में आई इस भीषण बाढ़ से बचने के लिए कुछ लोग सुरक्षित जगहों पर जाने की कोशिश में हैं, जबकि कई इलाकों में तो इतना पानी भर गया कि लोगों का निकलना भी मुश्किल हो गया। जिसके बाद पानी से घिरे एक मकान में हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को बचाया गया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी। एक किताब में दावा किया गया कि 2007-8 में न्यूक्लियर डील का विरोध करने के लिए चीन ने भारत में लेफ्ट के साथ अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि पूर्व विदेश सचिव विजय गोखले की किताब द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया में यह दावा किया गया। उन्होंने लिखा कि 2007-2008 में लेफ्ट के नेताओं ने चीन का दौरा किया था और चीन ने लेफ्ट के साथ अपने संपर्क का इस्तेमाल भारत अमेरिका के बीच हुए परमाणु समझौते का विरोध करने के लिए किया। दावा किया गया कि भारत की राजनीति में लेफ्ट पार्टियों के माध्यम से चीन का यह पहला दखल था। किताब के जरिए यह दावा करने वाले विजय गोखले विदेश मंत्रालय में 2007 से 2009 में ज्वाइंट सेक्रेटरी थे और चीन से जुड़े मसले देख रहे थे। अपने 39 साल के करियर में विजय गोखले ने 20 साल चीन में बिताए। गोखले चीन में भारतीय राजदूत भी थे और एस जयशंकर के साथ विदेश सचिव बने थे। लेकिन उनकी इस किताब में लेफ्ट के बारे में लिखी बातों को सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने खारिज कर दिया और दो टूक कहा कि वो जब भी चीन गए तो उनकी न्यूक्लियर डील से जुड़ी कोई बात नहीं हुई। मुंबई से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। वहां जोगेश्वरी इलाके में एक डंपर ने एक बाइक सवार को रौंद दिया, जिसके बाद वो डंपर सामने से आ रही एक बस से टकरा गया। बस से टकराने से पहले इस बेकाबू डंपर ने सड़क पर अपने आगे चल रहे एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी। ये टक्कर इतनी भयंकर थी कि डंपर उस बाइक सवार को रौंदते हुए सामने से आ रही बस में घुस गया। इस टक्कर के बाद वहां कुछ देर के लिए खौफनाक सन्नाटा पसर गया, मगर कुछ मिनट बाद ही डंपर का ड्राइवर वहां से भागता दिखा। बाद में कुछ लोग घटना वाली जगह पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस को हादसे की जानकारी दी। गुजरात में विजय रूपाणी की सरकार के 5 साल पूरा होने पर हो रहे जश्न का कांग्रेस ने विरोध किया। एक तरफ राज्य सरकार इस मौके पर 9 दिनों का जश्न मना रही है, तो वहीं कांग्रेस ने अलग अलग जिलों में इसके विरोध में कार्यक्रम किया। वहां के डांग जिले में भी ऐसा ही प्रदर्शन हुआ, जिसमें शामिल हुए नेता प्रतिपक्ष परेश धनाड़ी को पुलिस ने उस समय हिरासत में ले लिया जब वो मीडिया से बात कर रहे थे। पुलिस को उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाने में अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी। वो जब उन्हें खींचकर अपनी गाड़ी तक लाई तो एक समर्थक उनसे लिपट गया। परेश धनाड़ी भी नारे लगाते हुए किसी न किसी तरह से पुलिस को रोकते दिखे, जिसके बाद पुलिस वालों ने उनके समर्थक को जैसे तैसे उनसे अलग किया और पूरा जोर लगाकर उन्हें गाड़ी में बैठाया।
इससे पहले जब उन्होंने मीडिया से बात करनी शुरू की थी तो पुलिस वाले आ गए और उन्होंने उन्हें समझाया कि उनके वहां खड़े होने से ट्रैफिक जाम लग रहा है। आज भारतीय लेकिन परेश धनाड़ी नहीं माने और ये दलील देने लगे कि वो मीडिया से बात कर रहे हैं। पुलिस वालों ने उन्हें रोका तो वो उखड़कर बात करने लगे। गुजरात में 1.5 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार समाज के हर तबके को खुद के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है और इसीलिए उसने कार्यक्रम आयोजित किए, जिसके विरोध में कांग्रेस ने भी कमर कस ली। दिल्ली के पास हरियाणा के बहादुरगढ़ से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक बदमाश ने एक कारोबारी की कार के सारे शीशे तोड़ दिए। ये बदमाश मास्क लगाए स्कूटर पर वहां पहुंचा था, जिसकी तोड़फोड़ करने की तस्वीर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस हमलावर ने लोहे की रॉड से कार के शीशों पर कई वार किए और एक के बाद एक सभी शीशों को चकनाचूर कर दिया। इसके बाद वो भाग गया। सुबह कार के शीशे टूटे मिले, जबकि सीट पर कांच के टुकड़े बिखरे नजर आए। उसने तसल्ली से चारों तरफ के शीशे तोड़े और वो फिर अपनी स्कूटी भगा के ले गए। बताया गया कि तोड़फोड़ के अलावा आरोपी ने वहां एक धमकी भरा खत भी छोड़ा, जिसके बाद पीड़ित कारोबारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। 84 कोस परिक्रमा मार्ग के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ यूपी के नेताओं की बैठक हुई। न्यूज 18 के यतेंद्र शर्मा की रिपोर्ट है कि इस बैठक में गडकरी के साथ राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, सड़क परिवहन मंत्री समेत कई बड़े नेता और अधिकारी मौजूद रहे। हाल ही में 84 कोस परिक्रमा मार्ग को नेशनल हाईवे घोषित करने के बाद इस पर काम भी शुरू कर दिया गया है, जो बस्ती, अंबेडकर नगर, अयोध्या, बाराबंकी और गोंडा से होकर गुजरेगा और आसपास के सभी तीर्थ स्थल रामवन गमन मार्ग से जुड़ जाएंगे। पंजाब के पठानकोट में सेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। पंजाब के पठानकोट में सेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश होकर रणजीत सागर डैम में गिर गया। बताया गया कि इस हेलीकॉप्टर में एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर बैठे थे, जिनका अब तक कोई पता नहीं चल पाया। इनकी तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऊपर से हेलीकॉप्टर आया था और उनके नीचे गिर गया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने सरकारी घर को किराए पर देने का फैसला लिया। पाकिस्तान के खराब आर्थिक हालात को देखते हुए ये फैसला लिया गया ताकि बेवजह के खर्च को रोका जा सके। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए। संभवतः उत्तर प्रदेश के चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में भीकाजी कामा प्लेस के पास एक सड़क धंस गई। बताया गया कि लगातार हो रही बारिश की वजह से ये सड़क कमजोर हो गई थी। कोरोना खतरे को देखते हुए मुंबई की नगर पालिका बीएमसी ने नई गाइडलाइंस जारी की। इसमें दिन के समय धारा 144 और रात 11 बजे से कर्फ्यू लगाने का नियम जारी रखा गया। हालांकि रात 10 बजे तक सभी दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में चल रही सियासी उठापटक के बीच प्रदेश के कई सीनियर नेता दिल्ली पहुंच गए, जिसके बाद अटकलबाजियों का दौर शुरू हो गया। इस दौरान नाराज बताए जा रहे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने दिल्ली दौरे पर सफाई तो दी, लेकिन वो नेतृत्व परिवर्तन की बात को टाल गए। लिखित समझौते पार्टी में नहीं होते, राजनीतिक दलों में ये समय के हिसाब से हाईकमान निर्णय लेते हैं। प्रदेश के नेता दिल्ली पहुंचे तो बीजेपी ने भी तंज कसना शुरू कर दिया। 2.5 वर्ष के मुख्यमंत्री का जिन्न अभी समाप्त नहीं हुआ है। जवाब में कांग्रेस ने भी पलटवार किया और बीजेपी पर फूट डालो राज करो की नीति पर चलने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों की उन मूल विषय पर चलने वाली पार्टी है, फूट डालो और राज करो। दिल्ली कैंट इलाके में एक बच्ची की संदिग्ध हालत में मौत के मामले में राज्य के महिला आयोग ने पुलिस को नोटिस भेजा। दिल्ली के रंजीत नगर इलाके से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोग एक आदमी को बुरी तरह पीटते दिखे। दावा किया गया कि स्कूटर टच होने पर इस आदमी का अपने पड़ोसियों से झगड़ा हो गया था, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कुछ लोग जमीन पर बेसुध गिरे एक आदमी को पीटते दिखे। इन हमलावरों ने पहले तो उसे घसीटा, इसके बाद एक आरोपी पत्थर से उसके चेहरे पर कई वार करता नजर आया। पीली कमीज पहने एक आरोपी ने तो उसकी छाती पर लात भी मारी। मारपीट के बाद हमलावर वहां से भाग गए, लेकिन वो घायल आदमी वहीं गली में बेहोश पड़ा रहा। हालांकि इस मामले में पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया। उत्तर प्रदेश में मेगा वैक्सीनेशन अभियान के पहले ही दिन कुछ जगहों पर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ गई।
जिनमें जालौन भी शामिल है। वहां एक केंद्र पर इतनी भीड़ उमड़ी कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। बताया गया कि कलेक्टर की देखरेख में ये कैंप लगाया गया था। जहां लोग भेड़ बकरी की तरह टूट पड़े। रजिस्ट्रेशन के लिए बनाए गए कमरे की खिड़की पर तो लोग ऐसे चढ़े जैसे उसे उखाड़ कर ही दम लेंगे, जिसे देखते हुए पुलिस ने पर्ची बांटने का जिम्मा अपने हाथों में लिया तो लोग जवानों से ही धक्का मुक्की करने लगे। वैक्सीन सेंटर के अंदर का नजारा भी चौंकाने वाला दिखा। वहां लोगों ने न तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा और न ही मास्क लगाना जरूरी समझा। लापरवाही की इंतहा तो ये थी कि कुछ लोग अपने बच्चों को भी लेकर आ गए। हमारा प्रयास है कि थर्ड वेव से पहले अधिक से अधिक लोगों को हम टीकाकरण करें और उन्हें कोविड के दुष्प्रभाव से बचाया जा सके। सरकार की कोशिश तीसरी लहर से पहले ज्यादा लोगों को टीका लगाने की है, इसलिए यूपी में महा वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया, लेकिन वहाँ भी लोग लापरवाह नजर आए। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनी, तभी से ये साफ था कि मोदी सरकार पूर्वोत्तर को विकास के उस स्तर पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे वो देश के बाकी राज्यों की कतार में खड़ा हो सके। कुर्सी संभालने के बाद प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर के 35 दौरे किए। आजादी के बाद से अब तक किसी भी सरकार के मंत्रिमंडल में पूर्वोत्तर के इतने मंत्री नहीं रहे जितने मोदी सरकार में हैं। अमित शाह देश के पहले गृह मंत्री हैं जिन्होंने मध्य असम में श्रीमंत शंकर देव की जन्मभूमि नगांव का दौरा किया। मोदी सरकार में पूर्वोत्तर के विकास की रफ्तार एक मिसाल है। हमने अष्टलक्ष्मी के भाव से 8 राज्यों ने एक मुश्त होकर एक क्षेत्र के नाते अपने अस्तित्व को बनाना पड़ेगा। ऐसा सामंजस्य बिठाना पड़ेगा कि 8 राज्यों का विकास एक दूसरे पर निर्भर है, 8 राज्यों का विकास एक दूसरे पर आधारित है। मोदी सरकार ने जब से सत्ता संभाली है तब से भारत के उत्तर पूर्वी राज्य उनके लिए पहली प्राथमिकता रहे हैं। उनकी नजर में पूर्वोत्तर के इलाकों को विकास और समृद्धि की मिसाल बनाने का सपना सबसे प्रमुख रहा। एक समय था जब उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए दिल्ली किसी दूसरे देश की तरह थी, लेकिन केंद्र सरकार को पूर्वोत्तर तक लाने के लिए पिछले 7 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने कुल 35 दौरे किए। सरकार का पूरा जोर समावेशी विकास, क्षेत्रवाद और अलगाववाद से ऊपर उठकर पूर्वोत्तर की प्रगति पर है। पूर्वोत्तर में चल रही परियोजनाओं से जुड़े तमाम तथ्य विकास पर मोहर लगाते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए पिछले 6 साल में मोदी सरकार का बजट 2,65,000 करोड़ रहा, जो उससे पहले यूपीए सरकार के 6 साल में 65,000 करोड़ के मुकाबले 4 गुना ज्यादा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय देश का पहला ऐसा मंत्रालय है जिसे कुछ खास क्षेत्रीय अधिकार मिले हैं। इस मंत्रालय को केंद्र सरकार की ओर से बिजली, सिंचाई, सड़क निर्माण और संचार के विकास के लिए दिए गए बजट का समय पर इस्तेमाल नहीं होता, तब भी केंद्र सरकार इसे वापस नहीं लेती, बल्कि 2014 से ही इस मंत्रालय को मिलने वाली आर्थिक मदद लगातार बढ़ाई जा रही है। साल 2019-2020 में मंत्रालय ने केंद्र सरकार की ओर से दिए गए बजट का 100% इस्तेमाल करके विकास की दिशा में नया और प्रभावी कदम बढ़ाया। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय उत्तर पूर्वी राज्यों में विकास और कल्याण से जुड़े काम करने वाले विभागों के साथ तालमेल बिठाकर काम करता है। इन विभागों पर अपना काम समय पर पूरा करने की जिम्मेदारी है। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट काउंसिल उत्तर पूर्व के 8 राज्यों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक नोडल एजेंसी की तरह काम करती है। 2019 के बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो परियोजनाएं लाए, उसमें अरुणाचल के तवांग में सीवेज और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाना, असम में 75 हेक्टेयर जमीन पर बांस औद्योगिक पार्क का निर्माण करना, मणिपुर और सिक्किम में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाना, त्रिपुरा में TSECL के सब स्टेशन की क्षमता को बढ़ाकर 400 kV तक करना, उत्तरी सिक्किम में 2 लेन के कैंटिलीवर पुल का निर्माण करना, मेघालय में मुकरो उम्सपर सड़क बनाने के अलावा सभी 8 राज्यों को इंद्रधनुष गैस ग्रिड कनेक्शन से जोड़ना शामिल है, जबकि इसके लिए 1656 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने का काम जारी है। और ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं। पूर्वोत्तर के राज्यों के नेताओं की केंद्र में बड़ी भागीदारी और उन राज्यों के विकास के लिए सबसे अहम है। 2019 के चुनाव में उत्तर पूर्व के राज्यों से संसद तक पहुंचने वाले 24 में से 17 सांसद बीजेपी के हैं।
arrival of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. जबकि मोदी सरकार में 5 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। दरबार हॉल में आगमन। बीते कुछ साल में इस इलाके में हिंसक घटनाओं में भारी कमी देखी गई है। ये उन कोशिशों का नतीजा है जिसने इलाके में लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का स्थायी समाधान दिया और विकास के नए मापदंड स्थापित किए। इनमें बोडो शांति समझौते के लिए 1500 करोड़ का पैकेज देना, त्रिपुरा में ब्रू रियांग शरणार्थियों को बसाने की पहल, असम समझौते के लिए हाई लेवल कमेटी बनाना, कार्बी विद्रोह को खत्म करने के लिए कार्बी शांति समझौता करना, मणिपुर में नाकेबंदी खत्म करना, त्रिपुरा में 30 साल से सक्रिय NLFT उग्रवाद को खत्म करने के लिए शांति समझौता करना और बांग्लादेश से जमीन की सीमा समझौता करना शामिल है। बांग्लादेश के साथ जो लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ है, आने वाले 1 दशक के बाद बॉर्डर का जो एग्रीमेंट बांग्लादेश के साथ हुआ है, ये नॉर्थ ईस्ट के विकास का गेटवे बनने वाला है। पूर्वोत्तर राज्यों में सीमाओं को लेकर सारी कोशिशें सिर्फ समझौतों तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर पूर्वी राज्यों से लगने वाले देशों के साथ बॉर्डर संधि से भी जुड़ी हैं। इससे भारत के सीमांत इलाकों को फायदा मिलेगा। एक समय था जब उत्तर पूर्वी राज्यों से सिर्फ उग्रवाद, घुसपैठ, नाकेबंदी और नशीली दवाओं और हथियारों की तस्करी की खबरें आती थी, लेकिन अब मौजूदा दौर में हालात काफी बदल चुके हैं। अब यहाँ विकास, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, निवेश और ऐसी कई अच्छी खबरों की चर्चा होती है। दिल्ली के कैंट इलाके में 9 साल की दलित बच्ची की संदिग्ध हालात में मौत के मामले में सियासत गर्माती नजर आ रही है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दलित बच्ची के परिवार से मिलने के लिए राहुल गांधी पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 9 साल की दलित बच्ची जिसकी संदिग्ध हालात में मौत हो गई, उसके बाद ये पूरा मामला गरमाया और अब ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उस बच्ची के परिवार से मिलने के लिए राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, बच्ची के परिवार से मिलने राहुल गांधी पहुंचे। अरुण सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। अरुण, और क्या जानकारी? देखिए, आज इस बच्ची के परिवार से मिलने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जाने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी उस बच्ची के परिवार से मिलने गए हैं। उनका ये जो विजिट है वो ये दिखाने के लिए है कि जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक इसी तरह का मामला सामने आया था जिसमें एक लड़की की हत्या के बाद उसको जो है जबरन उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था, कुछ इसी तरह का मामला ये भी है। दिल्ली कैंट के अंतर्गत आता है, जहां पर उस लड़की जो माइनर गर्ल है, बहुत ही कम उम्र की 9 साल की बच्ची थी, स्मशान घाट के पास कहा ऐसा जा रहा है कि वहां पर उसका पहले बलात्कार किया गया, फिर उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई और उसके बाद शव भी जबरदस्ती जलाया गया है। इस तरह की सूचना मिली। उसके बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज उस परिवार से मिलने इस वक्त पहुंचे हुए हैं। वो लोगों से कोशिश कर रहे हैं, उनके परिवार के लोगों से बातचीत करने की। और आपने देखा होगा कि देश के किसी भी हिस्से में अगर इस तरह से कोई घटना होती है तो राहुल गांधी वहां जरूर जाते हैं। तो इस घटना को लेकर के भी राहुल गांधी वहां उस परिवार से मिलने पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, और बड़ी खबर आपको बता दें, 9 साल की बच्ची की हत्या का यह पूरा मामला और रेप के बाद बच्ची की हत्या का आरोप परिवार ने लगाया। और इस पूरे मामले में तस्वीरें आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी आज सुबह सुबह जो बच्ची का परिवार है उससे मिलने के लिए पहुंचे और पूरा ये मामला उनके जरिए जानने की कोशिश की। 9 साल की बच्ची थी जिसकी हत्या का ये पूरा मामला था। अरुण, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से राहुल गांधी सुबह सुबह परिवार से मिलने पहुंचे तो यकीनन अब जो बाकी पार्टियां हैं उन पर दबाव जरूर बनेगा, क्योंकि ये जो मामला है ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, निश्चित रूप से इस तरह के जो मामले होते हैं समाज में और जबरन अंतिम संस्कार की जो खबर सामने आ रही है, पुलिस इस पर पूरा तथ्य सामने रखेगी जरूर, लेकिन जबरन अंतिम संस्कार की बात जब सामने आ रही है तो तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो इस तरह के मुद्दों को जरूर पकड़ते हैं, इस पर आवाज उठाते हैं। और आपने उत्तर प्रदेश में देखा था कि किस तरह से इसी तरह के एक मुद्दे को कितनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको उठाया गया था और पूरे देश दुनिया के प्रेस ने भी उसको रिपोर्ट किया था और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लोग भी वहां गए थे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी वहां पर गए थे। तो आज फिर राहुल गांधी वहां गए हैं। मैंने जैसा कि आपसे कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी वहां पर आज जाने वाले हैं, पीड़ित परिवार से मिलने वाले हैं और उसके पहले राहुल गांधी भी वहां पर पहुंचे हैं। तो जाहिर सी बात है और भी अब राजनीतिक दलों के नेता वहां पर जाएंगे। बड़ी बात यह है कि उसमें मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन दिल्ली महिला आयोग की जो अध्यक्ष है स्वाति मालीवाल, उन्होंने भी तमाम समन्स जारी किए हैं, क्योंकि ये मानवाधिकार का उल्लंघन है
किसी की अगर मौत होती है तो उसको ये अधिकार होता है कि मरने के बाद भी जो अंतिम संस्कार जिस भी विधि से होता हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, उसको एक सम्मानजनक तरीके से उसके शव का अंतिम संस्कार करने का उसका अधिकार है, मौलिक अधिकार है। और उससे अगर वंचित किया जाता है तो जाहिर सी बात है ये मानवाधिकार का उल्लंघन है। और इस तरह का मामला इसमें चूंकि सामने आया है, बहुत ही दर्दनाक ये घटना है, 9 साल की बच्ची थी, इसलिए भी कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी वहां गए हैं। पार्टी के लोगों का कहना है कि इस तरह की घटना शायद वो जो लड़की है वो दलित परिवार से ताल्लुक रखती है, तो जो समाज में पिछड़े लोग हैं, जो दलित लोग हैं, उनकी आवाज उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी वहां पहुंचे हैं ताकि उनको न्याय मिल सके। बिल्कुल, और आपको बता दें देश की राजधानी में इस तरह की घटना शर्मसार करने वाली है, जहां पर एक 9 साल की बच्ची की दर्दनाक हत्या कर दी गई और परिवार का आरोप है कि बच्ची के साथ रेप किया गया। यहां तक कि परिवार ने आरोप लगाया है कि बच्ची का जो अंतिम संस्कार किया गया उसकी जानकारी भी परिवार को नहीं थी। आरोपी पुजारी पर इस हत्या का आरोप लग रहा है। परिवार का कहना है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद जल्दी में उसको अंतिम संस्कार बच्ची का कर दिया गया। 9 साल की बच्ची, देश की राजधानी दिल्ली की घटना है जहां पर यह आरोप लग रहा है पुजारी पर, और इस पूरे मामले में 4 लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं। और राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और परिवार का हालचाल जाना। अरुण, देखिए जिस तरह से राहुल गांधी पहुंचे हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, तो यकीनन जो उनकी आवाज है उसको एक मजबूती मिलेगी राहुल गांधी के वहां पहुंचने के बाद। निश्चित रूप से मजबूती मिलती है। अगर कोई बड़ा नेता इस तरह की घटना के बाद वहां जाता है, दौरा करता है, पीड़ित परिवार से मिलता है, तो जाहिर सी बात है कि उस मुद्दे के न्याय की संभावना बढ़ जाती है। उसकी वजह यह है कि दिल्ली जैसी जगह पे, जो आप कहें देश की राजधानी है और जहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति को यह माना जाता है कि सबसे मजबूत होनी चाहिए, अगर वहां पर इस तरह से नृशंस हत्या होती है, बलात्कार होता है, उसके बाद शव को अंतिम संस्कार जबरन कर दिया जाता है, इस तरह की घटना अगर देश के दिल्ली में नजर आता है, तो बाकी जो दूर दराज के इलाके हैं जहां पर न तो प्रशासन की उतनी पहुंच है और न ही वहां पर पुलिस की पहुंच है, वहां पर क्या होता होगा। तो इस तरह के मामले बनते हैं, जब उनको सुर्खियां मिलती हैं तो न्याय की उम्मीद बढ़ जाती है। हाई प्रोफाइल मामला हो जाता है, राहुल गांधी के जाने से, केजरीवाल के जाने से या और तमाम जो नेता वहां पर पहुंचेंगे, उसके बाद केस का ट्रायल भी अच्छे तरीके से होता है, उसका निपटारा भी अच्छे तरीके से होता है। आपने देखा था कि निर्भया का जो मामला हुआ था दिल्ली में, जो बलात्कार की और उसके बाद हत्या की घटना हुई थी, उस मामले में इतनी सुर्खियां हुई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि बहुत जल्दी उस मामले का निपटारा किया गया। जो आरोपी थे उनको फांसी दिया गया, जो बाद में मुजरिम साबित हो गए, जो मुलजिम थे उस केस के। उसी तरह से जिस केस में भी हाईलाइट हो जाता है जो केस, उसमें एसआईटी बन जाती है, जांच एक सीमित समय के अंदर होती है और न्याय की उम्मीद बढ़ जाती है। तो जिस तरह से राहुल गांधी गए हैं, केजरीवाल जाने वाले, जाहिर सी बात है कि इस मुद्दे को भी अब जल्दी निपटारे के लिए कोई कदम उठाएगा। जो पुलिस है वो उठाएगी, हो सकता है एसआईटी का गठन हो, जल्दी जांच हो, टाइम बाउंड जांच हो और जो दोषी हैं उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। कुछ लोगों की गिरफ्तारी जरूर हुई है, लेकिन पीड़ित परिवार और लोगों को जरूर पहचानेगा या फिर उनके ऊपर शक की सुई दिखाएगा, जिसको लेकर के जांच आगे बढ़ेगी। हालांकि पुलिस इस मामले से पूरी तरह अवेयर है और पुलिस कह रही कि वो कार्रवाई कर रही है इसमें और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन राहुल गांधी या फिर अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं के यहाँ पहुंचने से जाहिर सी बात है पुलिस पर, प्रशासन पर दबाव बनता है और मामले में न्याय की उम्मीद थोड़ी बढ़ जाती है। बिल्कुल, और आपको बता दें अपने दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर, ये राहुल गांधी पहुंचे हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। 9 साल की बच्ची की हत्या का मामला और पीड़ित परिवार का आरोप है कि इलाके के शमशान घाट के एक पुजारी ने लड़की का शोषण किया और उसके बाद उसकी हत्या की और फिर शव का अंतिम संस्कार करवा दिया गया। और पुलिस ने इस पूरे मामले में पुजारी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं दिल्ली महिला आयोग ने भी इस मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी पहुंचे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए और अब से थोड़ी ही देर में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी पहुंचेंगे और इस पूरी खबर पर हमारे सहयोगी अरुण लगातार बने हुए हैं। अरुण, देखिए दिल्ली के सीएम केजरीवाल से पहले राहुल गांधी वहां पर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच गए, तो यकीनन राहुल गांधी की जो कोशिश है ये की गई है कि जो दलित आवाज है वो उसको उठाएं। देखिए, इसके पहले भी कई ऐसे वाकये आए हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली से लेकर के और हरियाणा से लेकर के राजस्थान तक, जहां कहीं भी समाज के उस तबके के साथ अन्याय की बात सामने आती है जो समाज में उतना उन्नत नहीं है या समाज में उसकी आवाज को सुना नहीं जाता।
ऐसी जगहों पर कांग्रेस ये दावा करती कि राहुल गांधी सबसे पहले पहुंचते हैं। ये कांग्रेस निश्चित रूप से कहती रही है कि जहां भी मजलूम हैं, दलित हैं, माइनॉरिटीज हैं, उनकी आवाज उठाते हैं राहुल गांधी। आपने देखा था सीए से लेके एनआरसी तक, या फिर उत्तर प्रदेश में एक इसी तरह की घटना सामने आई थी जहां एक महिला का शव खेत में मिला था। बाद में पता चला कि उसका बलात्कार भी हुआ था। हालांकि उस पर बहुत विवाद हुआ, कई बार जांच एजेंसियों ने कहा कि उसमें बलात्कार हुआ था, कई ने कहा नहीं हुआ था। वो मामला अभी भी सुर्खियां लगातार बटोरता रहा। उसमें भी राहुल गांधी वहां पर पहुंचे थे, प्रशासन ने उनको रोकने की कोशिश की थी। तो राहुल गांधी इस तरह के जितने भी केसेस होते हैं वहां पर दौरा जरूर करते हैं, और ये उन राज्यों में भी करते हैं कई बार जहां उनकी सरकार होती है। ये कांग्रेस पार्टी दावा करती है। आज जो दिल्ली में एक 9 साल की बच्ची, जो माइनर गर्ल है, उसके साथ बलात्कार, उसके बाद हत्या, और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि उसके शव का अंतिम संस्कार जबरन कर दिया गया। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि ये सिर्फ उस लड़की और उसके परिवार का मामला नहीं है, ये एक मानवाधिकार उल्लंघन का भी मामला है। उस लड़की को जीते जी भी देखिए कितनी दर्दनाक तरीके से उसको बलात्कार किया गया, उसकी हत्या की गई, और उसके बाद उसके शव का भी अंतिम संस्कार जबरन किया गया। ये कतई एक शिक्षित समाज में, एक सभ्य समाज में ये घटना दिल को दहला देने वाली है, समाज को शर्मसार कर देने वाली है। जाहिर सी बात है, समाज के हर तबके को, चाहे वो नेता हो, चाहे बुद्धिजीवी हो, सबको इस तरह की घटना के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। और प्रशासन, पुलिस जो कार्रवाई करेगी वो तो करेगी ही, लेकिन हमको एक समाज के रूप में, एक सभ्य समाज के रूप में आवाज उठानी चाहिए ताकि देश के तमाम हिस्सों में इस तरह की घटना न हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक सभ्य समाज में इस तरह की जब घटनाएं सामने आती हैं तो यकीनन शर्मसार कर देती हैं इस तरह की घटनाएं, जहां पर एक 9 साल की मासूम बच्ची के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई। और तस्वीरें हम आपको उस दौरान की दिखा रहे हैं जब राहुल गांधी वहां पर पहुंचे और कार में उन्होंने जो बच्ची की माता हैं उनसे मुलाकात की, और इस दौरान जो बच्ची की मां है वो बिलख बिलख कर राहुल गांधी के सामने रो पड़ी। दिल्ली कैबिनेट ने विधायकों के वेतन भत्ते में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। न्यूज़ 18 के दीपक रावत की रिपोर्ट है कि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली के विधायकों को हर महीने 90,000 रुपए वेतन मिलेगा, जिसमें 30,000 रुपए बेसिक वेतन, 25,000 रुपए चुनाव क्षेत्र भत्ता और 15,000 रुपए सचिवालय भत्ता शामिल है। इसके अलावा विधायकों को 10,000 रुपए वाहन भत्ता और टेलीफोन भत्ता भी मिलेगा। इससे पहले उन्हें हर महीने 54,000 रुपए वेतन मिलता था। दिल्ली कैबिनेट की मोहर लगने के बाद यह प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा, जहां से मंजूरी मिलने के बाद इस बिल को दिल्ली सरकार विधानसभा में पेश करेगी। 2011 के बाद दिल्ली में विधायकों का वेतन नहीं बढ़ा है। ओलंपिक्स में शामिल खिलाड़ी 15 अगस्त के समारोह में मेहमान होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को 15 अगस्त समारोह के लिए न्योता दिया। ये सभी खिलाड़ी खास मेहमान के तौर पर लाल किले पर झंडा फहराते समय वहां पीएम के साथ मौजूद रहेंगे। समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र की जयंती पर 5 अगस्त को समाजवादी पार्टी यूपी के कई जिलों में साइकिल यात्रा निकालेगी। महंगाई, कृषि सुधार कानून और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर होने वाली इस साइकिल यात्रा में अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के पंढरपुर में 2 गाड़ियों के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 9 लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश के रीवा में बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल किसानों की समस्याओं पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से उनके इलाके के कई किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पैसे नहीं मिले। तो सरकार काम अच्छा कर रही है तो प्रशासन के लोग काम करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद कई हिंसा के मामलों पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई और कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इस सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि सीबीआई या एनआईए जैसी केंद्रीय एजेंसी हिंसा के इन मामलों की जांच के लिए तैयार है। त्रिपुरा के आम बासा के पास बीएसएफ के उग्रवादियों के साथ एक मुठभेड़ हुई। इसमें बीएसएफ के 2 जवान शहीद हो गए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक बीजेपी नेता ने टोल कर्मचारियों से मारपीट की। आरोप है कि उन्होंने टोल मांगने पर ऐसा किया और उस टोल प्लाजा के 2 कर्मचारियों को थप्पड़ जड़ दिए। बीजेपी नेता की बदसलूकी की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें साफ दिखा कि पहले उन्होंने लाल टी शर्ट पहने कर्मचारी को चांटा मारा, उसके बाद वो आगे बढ़े और फिर नीली शर्ट पहने टोल कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया। जर्मनी के जहाज ने दक्षिणी भूमध्य सागर में डूब रही एक नाव में सवार लोगों की जान बचाई। समंदर के बीच फंसी इस नाव में 26 शरणार्थी मौजूद थे।
जिन्हें बचाव दल ने सुरक्षित जहाज तक पहुंचाया। इससे पहले बचाव दल की ये टीम अपनी बोट के जरिए समंदर में फंसे इन शरणार्थियों तक पहुंची। सबसे पहले नदी में फंसे इन लोगों को लाइफ सेविंग जैकेट दी गई और फिर उन्हें बचाव दल ने अपनी बोट में बैठाया। इसके बाद उनकी बोट समंदर में आगे बढ़ती दिखी, जहां उन सभी को एक जहाज पर चढ़ा दिया गया। दावा किया गया कि समंदर में तैनात ये टीम अब तक कई शरणार्थियों को सुरक्षित जगह तक पहुंचा चुकी है। राजस्थान के भरतपुर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां टक्कर होने के बाद कार और मोटरसाइकिल में भीषण आग लग गई। बताया गया कि टक्कर मारने के बाद कार मोटरसाइकिल को काफी दूर तक घसीटती रही, जिससे मोटरसाइकिल से चिंगारियां निकलने लगी और उसने आग पकड़ ली। जल्द ही आग ने कार को अपनी चपेट में ले लिया। सामने आई तस्वीरों में कार और मोटरसाइकिल दोनों ही धू-धू कर जलती नजर आई। खबर मिलते ही दमकल की एक गाड़ी वहां पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया, लेकिन तब तक दोनों गाड़ियां पूरी तरह से जलकर राख हो गई। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आज की ताजा खबर में आज के लिए बस इतना ही।